नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मुगल वंश के बारे में। ठीक है, तो मुगल वंश का यह वीडियो साथियों 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। चूंकि बाबर ने बहुत ज्यादा युद्ध किए थे हमारे भारत में, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, 20 से 25 मिनट, तो इसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है साथियों, पढ़ाने से पहले आपको चार्ज अप करना चाहूंगा ताकि मेरी इस वीडियो को लगातार आप देख सके 20 से 25 मिनट तक। साथियों, हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में हमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस मोटिवेशन को आपके सामने जो प्रसिद्ध महान व्यक्ति है ना, मैं उसके सामने, तो उसका जो कोटेशन रहेगा, उसके जो वचन रहेगा ना हमारे स्टूडेंट के लिए, तो उसको मैं हर वीडियो में आपको शेयर करते जाऊँगा ताकि आप लगातार चार्ज अप रहे पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपने सुने होंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, पूर्व राष्ट्रपति थे ना। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही थी कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना सीखो। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि देखो, आप मान लो यह है पृथ्वी, यह है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी साथियों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आई बात समझ में? 15 करोड़ किलोमीटर होने के बावजूद भी सूर्य का जो चमक है इस पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस के साथ जलता है। ठीक है, तो जो सूर्य का जो केंद्र भाग है ना, ये केंद्र भाग यह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के साथ जलता है। ठीक है, इसी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के साथ जलने के कारण, इसी बहुत ज़्यादा ताप के कारण इस सूर्य की चमक, रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ता है। आई बात समझ में? इससे स्पष्ट होता है कि हम जितना ज़्यादा जलेंगे ना, जलेंगे मतलब हम तपेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करेंगे, उतना ही हमारे जो सफलता का जो चमक है ना पूरी दुनिया में बिखरेगा। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा जलना पड़ेगा हमारी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप सभी लोग पढ़ाई के क्षेत्र में जलेंगे, बहुत ज़्यादा जलेंगे, तपेंगे, मेहनत करेंगे ताकि आपकी सफलता रूपी चमक पूरी दुनिया में बिखरे। ठीक है, तो साथियों आइए हम अच्छे से पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में। ठीक है, तो मुगल वंश को साथियों 3 कैटेगरी में बांटा गया है इतिहासकारों ने। पहला साथियों हम अच्छे से देखते हैं। पहले मुगल वंश के बारे में अच्छे से मैं बता देना चाहूंगा ब्रीफ में, संक्षिप्त। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, पहला साथियों 1526 से 1540 के मध्य पहला मुगल वंश को बांटा गया है। 1526 से 1540 के मध्य। ठीक है, इस 1526 से 1540 के मध्य में 2 सुल्तान शासक राज करते हैं। ठीक है, 1526 से 1530 के मध्य बाबर राज करते हैं, और फिर 1530 से 1540 के मध्य उनके बेटा हुमायूं राज करते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों 1540 से 1556 के बीच में एक अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, जिन साम्राज्य को स्थापित करता है उसका नाम है शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद साथियों दूसरा जो मुगल वंश होता है 1556 से 1707, ये दूसरा मुगल वंश है, दूसरा मुगल काल है। ठीक है, उसके बाद साथियों तीसरा जो मुगल काल है वह 1707 से 1856 के मध्य इनका कार्यकाल चलता है। तो 3 भागों में बांटा गया है मुगल वंश को। पहला 1526 से 1540, उसके बाद दूसरा मुगल वंश को 1556 से 1707। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मुगल वंश है उसको 1707 से 1858 के बीच में बांटा गया है। 1858 के बाद साथियों भारत का आधुनिक काल शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो आइए हम बहुत बेहतर ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक साथियों 1856 में बाबर करते हैं भारत में। ठीक है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि मुगल का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कहां से आए थे भारत में। तो आपको क्रम वाइज बकायदा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा साथियों। ठीक है, तो इनके संस्थापक थे साथियों बाबर। अब मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कहां से आए थे, इसको अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। मुगल का मतलब होता है साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। जो लोग बहादुर होते हैं ना उनको संबोधित करने के लिए मुगल शब्द का उपयोग किया तुर्क के लोगों ने। ठीक है, तो मुगल
दो राजवंशों से मिलकर बना हुआ एक वंश है। ठीक है, कहने का मतलब मुगल एक मिश्रित वंश है जो मंगोल और तुर्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मंगोल और तुर्क से बना है मुगल। ठीक है साथियों, तो मंगोल आप जान रहे हो किधर है, तो चीन के उत्तरी क्षेत्र में मंगोल है। ठीक है, अब तुर्क टर्की आप जान रहे हो कट्टर इस्लामिक साम्राज्य है, राज्य है टर्की। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से मुगल राजवंश और तुर्क राजवंश के मिलने से मुगल वंश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हम इसको जो संस्थापक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न यहीं से आता है, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है साथियों, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद के पिता कौन थे, इनके माता कौन थी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं साथियों। जैसे कि मैंने बताया था कि मुगल मंगोल और तुर्क से मिलकर बना हुआ एक वंश है। ठीक है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक मंगोल है ना, सॉरी मुगल है। तो इनके पिता और इनके माता जाहिर सी बात है कोई एक मंगोल होगा, कोई एक तुर्क होगा, क्योंकि दोनों के मिश्रण से तो मुगल बना है ना। तो इनका जो पिता है उमर शेख मिर्जा है, ये तुर्क है। ठीक है, जो इनकी माता है कुतलुग निगाम खान, ये मंगोल है, ये मंगोल के निवासी थी। आई बात समझ में, तो तुर्क पिता थे, मंगोल माता थी, दोनों के मिलने से जो वंश उत्पन्न हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था मुगल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आई बात समझ में, तो हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनता है साथियों। तो इनका जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, ये जो डेट है आपको तो याद रहेगा ही ना, क्योंकि वैलेंटाइन डे है, आप सभी लोग मनाते हैं। तो 14 फरवरी सन 1483 में तुर्क के एक परगना में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो तुर्क के क्षेत्र में एक शाखा है चगताई शाखा, तो उसी शाखा में, उसी परगना में इनका जन्म होता है 1483 में। ठीक है साथियों, 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है उमर शेख मिर्जा का। ठीक है, तो उसी वर्ष, जिस वर्ष इनके पिता की मृत्यु होती है, उस परगना के शासक ये बनता है। ठीक है, तो जब इनके पिता की मृत्यु के बाद उस परगना के ये शासक बनता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो उनके पड़ोसी लोग इनसे जलने लगता है कि ये पिता के मरने के बाद ये परगना के शासक बनता है करके इनसे जलने लगता है पड़ोसी लोग। ठीक है, तो पड़ोसी हमेशा जेलसी रखता है, तो इनके साथ भी यही घटना हुआ था, इनके पड़ोसी इनसे जलने लग गया था, तो उनको भगा दिया था पड़ोसी के लोग, तुम भगो यहाँ से करके। ठीक है, तो ये दर दर भटक रहा था। ठीक है, कोई स्थायी इनका निवास स्थान नहीं था। आई बात समझ में, तो इन्होंने प्रारंभिक संघर्ष कैसा था, इनका बचपना कैसे गुजरा, इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं साथियों। तुर्क का रहने वाला था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो तुर्क की राजधानी क्या था साथियों, समरकंद। ठीक है, तो इन्होंने अपने बचपना में ही 1483 में तो इनका जन्म हुआ, 1494 में ये शासक बनता है। ठीक है, सुल्तान बनता है, तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जिस समय स्टूडेंट 9वीं 10वीं पढ़ता है ना, उस समय ये शासक बन गया। ठीक है, तो उस 1494 में साथियों तुर्क की राजधानी समरकंद को जीतने का प्रयास करता है इतने छोटे सी उम्र में, लेकिन उनको असफलता हाथ मिलता है। आई बात समझ में, उनको सक्सेस नहीं मिलता समरकंद को जीतने में, जो तुर्क की राजधानी था। उन्होंने दूसरी प्रयास किया। ठीक है, 1497 में दूसरी प्रयास किया उसी समरकंद को जीतने के लिए। उन्होंने समरकंद को जीत लिया, लेकिन उन्होंने टोटल 100 दिन ही शासक कर पाया समरकंद में। आई बात समझ में साथियों, सन 1501 में उन्होंने समरकंद को पुनः जीता और उन्होंने 8 माह तक शासन किया, राज किया। ठीक है, तो साथियों इन्होंने टोटल, अब आता है 1504, 1501 के बाद आता है 1504। इन्होंने 3 वर्षों तक कड़ी मेहनत करी और उन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्र काबुल, गजनी को जीता। आई बात समझ में साथियों, 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करी। इसके पहले जितना भी सुल्तान थे ना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पहले, उन्होंने शेख मिर्जा की उपाधि धारण करी थी इनके वंशजों ने। ठीक है साथियों, आपको बताने के लिए भूल गया था कि बाबर के वंशज तैमूर लंग थे, तैमूर लंगड़ा। आई बात समझ में साथियों, बाबर को ना एशिया का प्रिंस भी कहा जाता है। आई बात समझ में, आप याद रखना कि एशिया का प्रिंस बाबर को
माना जाता है, कहा जाता है। साथियों 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने आप को बादशाह कहा। जो बोलते हैं ना बादशाह, तो बादशाह दरअसल मुगल शब्द है, ठीक है, मुगल कॉन्सेप्ट है। साथ ही इन्होंने 5वीं लड़ाई लड़ी, 1511 में पुनः जीता और 1512 में उसे खो बैठा, ठीक है। तो 1511 में पुनः समरकंद की राजधानी पर कब्जा किया, समरकंद पर कब्जा किया और 1512 में उसे खो दिया, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बाबर के साथ साथ समरकंद में ऐसे कई लड़ाकू लोग थे, कई शासक थे, कई सेनापति थे जो बाबर को चैलेंज कर रहे थे। यही कारण है कि साथियों कुछ दिन तक तो समरकंद पर राज करते थे ना, जैसे कि 100 दिन हो गया, 8 माह हो गया, लेकिन उसको खो बैठता था, वह युद्ध में हारा जाता था। यही कारण है कि साथियों उन्होंने हमेशा बेसहारा की जिंदगी जिया, उन्होंने कभी भी स्थायी रूप से कहीं भी निवास नहीं किया, ठीक है। तो ये इनका प्रारंभिक संघर्ष था, ठीक है साथियों। इनको पता चल गया था कि जो समरकंद के क्षेत्र काफी स्ट्रांग क्षेत्र है, कि उस क्षेत्र में जो लड़ाकू शासक थे वे बाबर को हरा देते थे। अब उसका ध्यान ना भारत की ओर गया, आई बात समझ में। तो भारत के लोग ना अपने अपने राजवंशों में बटा हुआ था, खासकर राजपूत अपने अपने क्षेत्रों में बटा था। यही कारण है कि एक केंद्रीय शक्ति का अभाव होने के कारण उसको जीतना काफी आसान हो जाता। इसी कारण साथियों बाबर ने डिसीजन लिया कि मैं भारत की ओर जाऊंगा और उधर ही अपना स्थायी निवास बसाऊंगा। आई बात समझ में साथियों। तो इन्होंने सन 1519 में जो अफगानिस्तान के क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र सन 1519 में बाजोरा और भेरा के किलों को जीतता है। आई बात समझ में। तो 1519 में बाजोरा और भेरा को जीतता है। साथ ही इन्होंने 1519 में पेशावर को भी जीत लेता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है। आई बात समझ में साथियों। 1524 में लाहौर सहित पंजाब के सभी क्षेत्र को ये जीत जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि तुर्क के राजधानी समरकंद को जीतना और वहां पर स्थायी निवास करना काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस क्षेत्र में और लड़ाकू राजवंश शासन कर रहे थे जो बाबर को बार बार हरा रहे थे। लेकिन इधर भारत के क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में कई राजवंश एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो उधर स्थायी रूप से बसना इनको बहुत आसान लगा और उन्होंने युद्ध किया और परिणाम स्वरूप इसको अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, ठीक है। तो 1524 में इन्होंने लाहौर से पंजाब के सभी क्षेत्रों को जीत लिया। लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र को इन्होंने अपने अंडर में मिला लिया, ठीक है। तो इन्होंने टोटल बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से जो प्रमुख है, जो जहां से प्रश्न पूछता है, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। तो बहुचर्चित प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध। आई बात समझ में, जो 21 अप्रैल सन 1526 में होता है। साथियों पानीपत का युद्ध ना दो महान सुल्तानों बादशाहों के बीच में होता है। मुगल वंश के संस्थापक जो 1526 में मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर, और दिल्ली सल्तनत के मुखिया इब्राहिम लोधी के बीच में। साथियों इब्राहिम लोधी को ना हराने के लिए, जो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा जो मेवात के शासक थे, ठीक है, उन्होंने ही इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण पत्र भेजा था। यह सोचकर कि बाबर काफी शक्तिशाली था, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो वह इब्राहिम लोधी को हराएगा। और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बहुत सारा धन संपदा एकत्रित करके, जैसे मोहम्मद गौरी गजनवी ने लूटकर अपनी वापस दे चला गया था ना, सेम वैसे ही बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर बहुत सारे धन संपदा को लूटकर वापस चला जाएगा टर्की करके इनको निमंत्रण पत्र भेजा था। लेकिन चूंकि बाबर बहुत ज्यादा टैलेंट था, ठीक है, टैलेंट के बल पर इन्होंने लगभग बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा कर रखा था, वह बेसहारा की जिंदगी जी रहा था, तो उनको स्थायी निवास की प्रवृत्ति भारत में ही दिखने लग गई थी, ठीक है। तो उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराकर यहीं पे मुगल वंश की स्थापना करने के लिए और उनको बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े लेवल में बिखेरने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए इन्होंने स्थायी रूप से बसना यहीं से प्रारंभ किया और बहुत बड़े युद्ध को इन्होंने भाग लिया। आई बात समझ में साथियों। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को इस पानीपत के युद्ध में पराजित करता है, ठीक है।
तो साथियों बाबर की सेना लगभग 15,000 की थी, 12 से 15,000 की, और इब्राहिम लोधी की सेना 1 लाख की थी। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर बहुत ज़्यादा टैलेंट था। ठीक है, साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली तुलगमा युद्ध नीति अपनाई। तुलगमा युद्ध नीति का मतलब होता है साथियों घुड़सवार सेना। तो घुड़सवार सेना के माध्यम से युद्ध को जीतने की कला इन्हीं से हमें प्राप्त होती है। साथियों इस पानीपत के युद्ध को जीतने के पश्चात ना इन्होंने काबुल के प्रत्येक परिवार को चांदी के एकक सिक्के दान दिए। इसी दानशीलता के कारण इनको कलंदर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद साथियों खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध साथियों 1527 में होता है। तो खानवा का युद्ध क्यों हुआ भाई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से स्पष्ट हो गया था कि बाबर जो कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आया था। ठीक है, तो उस समय के राजपूत वंशों को, राजपूत शासकों को पता चल गया था कि इनका इरादा अब भारत को पूरा अपने अंडर में करने का है। तो इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उन शासकों ने भी युद्ध लड़ी बाबर के खिलाफ जिन्होंने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उनको भारत बुलाया था। ठीक है, तो जिस राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था भारत, ठीक है, तो उसी राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया। आई बात समझ में? तो जिस राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था भारत में, तो उसी बाबर के साथ राणा सांगा की युद्ध होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर काफी धोखेबाज व्यक्ति था और भारत में निवास करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे जमीन को कब्जा रहे थे। ठीक है, तो खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा पराजित होता है। साथियों खानवा के युद्ध में ही इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है साथियों इस्लाम का रक्षक के लिए युद्ध करना होता है। अब इन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए अपनी युद्ध को धर्म से जोड़ दिया, इस्लाम से जोड़ दिया, ताकि हमारा जो युद्ध नीति है और आगे बढ़ सके। ठीक है, साथियों इसी युद्ध में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिर का मतलब होता है जो गैर मुसलमान होता है ना, वही है काफिर दरअसल इस्लाम में। तो इस्लाम तो काफिरों को मारने वाला गाजी की उपाधि भी धारण की है। साथियों उसके बाद 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो चंदेरी दरअसल मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। तो इसी चंदेरी में इनका युद्ध मेदिनी राय से होता है, जिसमें मेदिनी राय पराजित हो जाता है। साथियों इसी युद्ध में भी इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के रक्षक के लिए युद्ध करना। साथियों महिलाओं ने जौहर प्रथा का अनुसरण किया। जौहर का मतलब होता है अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग में कूद जाना। ठीक है, उस समय क्या होता है, बाबर इतना क्रूर था, सुल्तान तुर्क के सुल्तान मुगल इतना क्रूर था कि जीतने के पश्चात वहाँ के जितने भी महिलाएं के साथ रेप करते थे, जबरदस्ती करते थे उनके साथ, तो उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर के माध्यम से इन्होंने अपने आप को अग्निदाह में जला दिया। आई बात समझ में? साथियों अब आता है घाघरा का युद्ध जो 1529 में होता है। ठीक है, साथियों घाघरा दरअसल ना, घाघरा गोरखपुर सुने होंगे उत्तर प्रदेश में, तो एक नदी है उसी एरिया से निकलती है, उसी एरिया से गुजरती है घाघरा। तो घाघरा नदी के समीप में बाबर का युद्ध इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी से होता है, जिसमें महमूद लोधी पराजित हो जाता है। साथियों ये ऐसा पहला युद्ध हुआ है जो जल और थल में हुआ था, पहले युद्ध। तो मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध है जो जल और थल में ये युद्ध हुआ था, ये अंतिम युद्ध था। आई बात समझ में बाबर का? तो जो 4 युद्ध हुआ था इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि बाबर ने भारत में आया और पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना खाया, खाने के बाद साथों चाय पिया, और चाय पिए के बाद घाघरा खाया। मतलब जैसे ही इन्होंने भारत पर लैंडिंग किया तो खाने पीने का ही काम किया। आई बात समझ में? सबसे पहले इन्होंने पानी पिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद ये चाय पिया, चाय पीने के बाद ये घाघरा खाया। आई बात समझ? तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। साथियों कहा जाता है कि 26 दिसंबर 1930 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1930 बोलता हूँ, सॉरी 1530, 26 जनवरी 1530 को इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। तो प्रारंभ में इसके शव को, इनकी लाश को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनके लाश को काबुल में भी
दफनाया गया। साथियों ये ना बाबर ना सड़क के निर्माण करना चाह रहा था, तो सड़क के माप के लिए, तो सड़क निर्माण के लिए मापना तो जरूरी है ना, तो कितने डिस्टेंस में हम सड़क बनाएंगे करके, तो सड़कों की माप के लिए इन्होंने गाज ए बाबरी नामक एक पैमाना का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने स्वयं की एक पुस्तक लिखी जिसे आत्मकथा कहा जाता है, जो स्वयं के बारे में लिखते हैं ना खुद ही, उसे हम आत्म कहते हैं, तो उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इनको आगे चलकर साथियों अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये टर्की भाषा में लिखा है तुजुक ए बाबरी, आपको याद रहना चाहिए। साथियों इनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, ठीक है, असगरी जो संभल के शासक थे, ठीक है, कामरान जो काबुल के शासक थे, और हिंदाल जो राजस्थान गुजरात के शासक थे। आई बात समझ में, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि साथियों बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना 1856 में बाबर करते हैं। मुगल शब्द दरअसल मिस्री शब्द है मंगोल और तुर्क का। ठीक है, तो मंगोल इनकी माता थी कुतलुग निगाम खान, तुर्क इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। साथियों 1494 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसी समय परगना रहता है चगताई शाखा के अंतर्गत, तो वहीं की यह शासक बनता है। ठीक है, तो शासक बनने के बाद इनके पड़ोसी इनसे जलने लगता है और वे कहीं भागकर कहीं और जगह सेटल होना चाहता है। तो उनकी नज़र सबसे पहली तुर्क के राजधानी समरकंद पड़ता है। तो समरकंद को जीतने के लिए सन 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रहता है। 1497 में समरकंद को जीता, लेकिन 100 दिन ही शासन कर पाया। 1501 में साथ इन्होंने पुनः समरकंद को जीता, 8 माह तक शासन किया। ठीक है, 1504 में काबुल गजनी को जीता और 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की, जिसके अंतर्गत ये अपने आप को बादशाह कहते थे। 1511 में पुनः समरकंद को जीता और 1512 में उसे खो बैठा। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने लगातार अटैक करके जीतने का प्रयास किया, लेकिन इनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था उन बाकी क्षेत्रों के लड़ाकू योद्धाओं से। भारत पर पहला आक्रमण इन्होंने 1519 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में करते हैं, जो बजौरा और भेरा को जीतकर किया था। ठीक है, 1519 में पेशावर को भी जीता था। साथियों 1524 में लाहौर सहित पंजाब के सभी क्षेत्रों को वे जीत लिया था। प्रमुख 4 युद्ध इन्होंने लड़ी थी यहाँ भारत में आने के पश्चात। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में होता है। ठीक है, तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ। तुलगमा युद्ध नीति के तहत युद्ध लड़ी, जिसका मतलब होता है घुड़सवार सेना। जीत के पश्चात अफगानिस्तान के काबुल के प्रत्येक परिवार को साथ वो चांदी के सिक्का भेड़ दिया। इसी दानशीलता के कारण इनको कलंदर की उपाधि भी दी गई। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। वही राणा सांगा है जिन्होंने बाबर को भारत पर आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। ठीक है, तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, जिसका मतलब होता है इस्लाम का रक्षा करने के लिए युद्ध करना। गाजी की उपाधि इन्होंने धारण करी। साथियों काफिरों को मारने वाला होता है गाजी का मतलब। ठीक है, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, जो मालवा बुंदेलखंड के सीमा से सटा हुआ एक इलाका है चंदेरी। तो इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, महिलाओं ने जौहर प्रथा का अनुसरण किया। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोधी को पराजित करते इस युद्ध में। मध्यकालीन भारत का पहला ये ऐसा युद्ध है जो जल थल में लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये अंतिम युद्ध था बाबर का। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाबर यहाँ आने के बाद सिर्फ खाने पीने का ही काम किया है। सबसे पहले इन्होंने पानी पिया, फिर खाना पिया, मतलब खाना खाया, चाय पिया, फिर घाघरा खाया, मतलब खाने पीने का ही काम किया। अंत में ये मर गए खाने पीने के बाद 26 दिसंबर 1530 में। प्रारंभ में इसके शव को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया। ठीक है, साथियों सड़कों के माप के लिए इन्होंने गाजे बाबरी का पैमाने का आविष्कार किया। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। इनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, असगरी, कामरान और हिंदाल। आई बात समझ में। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद साथियों।